हेलो दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है जेके एजुकेशन हब पर। और आज हम चर्चा करेंगे राजस्थान के गुइलों के बारे में। ठीक है, गुइलों के बारे में चर्चा करेंगे। इससे पहले हमने गुर्जर परथियारों के बारे में चर्चा की थी। ठीक है, आज हम गुइलों के बारे में चर्चा करेंगे। गुर्जर परथियारों को हमने 4 पार्ट में पूरी विश्लेषण किया था और आज हम गुर्जर परथियारों को कंप्लीट करने के बाद में गुइलों के बारे में बात करेंगे। ठीक है, गुइलों की 24 शाखाएं थी। कितनी शाखाएं थी? 24 शाखाएं थी गुइलों की। ये सब जानकारी कहाँ मिलती है? ये मिलती मुणत नैनश्री ख्यात में। गुइलों की 24 शाखाओं का बखान मुणत नैनश्री की ख्यात में और कर्नल जेम्स टोड के गुरु ज्ञानचंद्र के मॉडल के उपसार के संग्रहालय से प्राप्त होती है। एक तो होती है मुणत नैनश्री ख्यात से, एक होती है कर्नल टोड के गुरु है ज्ञानचंद्र के मॉडल के उपसार के संग्रहालय से प्राप्त होती है। गुइलों की उत्पत्ति कैसे हुई? अबुल फजल क्या कहता है कि मेवाड़ के गुइल ईरान के बादशाह नौसरवा आदिल की संतान होना मानते हैं, क्योंकि बप्पा के लिए विप्र शब्द का प्रयोग हुआ है और इनका समर्थन गोपीनाथ शर्मा करता है। अबुल फजल कहता है कि मेवाड़ के गुइल है ना, जो ईरान के बादशाह नौसरवा आदिल की संतान है, क्योंकि बापा के लिए विप्र शब्द का प्रयोग हुआ है और इस चीज का समर्थन गोपीनाथ शर्मा जी करते हैं। ठीक है, और मुणोत नैनसी के अनुसार, वो थे अबुल फजल के अनुसार, यह मुणोत नैनसी के अनुसार। मुणोत नैनसी कहते हैं आदि रूप से तो ब्राह्मण थे, लेकिन इनकी जानकारी से क्षत्रिय थे। ये मुणोत नैनसी दो बात है, आदि रूप से अगर पूछ ले मुणोत नैनसी के अनुसार तो ब्राह्मण, और अगर जानकारी से पूछ ले क्षत्रिय। गौरीशंकर हीराचंद जी ओझा क्या कहते हैं? वो कहते हैं सूर्यवंशी मानते हैं उनको। कर्नल जेम्स टोड मानते हैं कि राजपूतों की विदेशियों की संतान के पक्ष में पुष्टि करते हैं। राजपूतों की जो विदेशियों की संतान का पक्ष है ना, उसकी पुष्टि टोड साहब करते हैं। ठीक है, वंश में सबसे पहले गुइल के प्रतापी होने के कारण से वंश को गुइल नाम दिया है। समझ रहे मेरी बात को? इस वंश से पहले प्रतापी शासक हुआ था गुइल, इसीलिए इसको गुइल नाम दिया। अब जहाँ भी उस वक्त इस वंश के जहाँ भी जाकर अपने वंशी शासक करने लगे, उन्हें गुइल वंशी शासक कहने लगे थे। इस वंश के राजपूत जहाँ जाकर बसे, उन्हें अपने को गुइल वंशी कहा है। गुइल के बाद जितने भी राजवंश हुए, उन्हें गुइल वंशी कहा है अपने आप को। संस्कृत लेखों में इस वंश के लिए गुइल पुत्र, गुबिल पुत्र, गुइलोत, गुइल कहा गया है। संस्कृत लेखों में गुइल पुत्र, गुबिल पुत्र, गुइलोत, गुइल कहा गया है। ठीक है, अब आता है मेवाड़ के गुइल सिसोदिया। बात कर रहे हैं मेवाड़ के गुइलों की सर्वप्रथम। ठीक है, मेवाड़ में उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ तथा उसके आसपास का क्षेत्र आता है। उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ और उसके आसपास का क्षेत्र आता है। इसका प्राचीन नाम सिवी, प्रागवाट, मेदपाट आदि है। ठीक है, इसे मेदपाट क्यों कहते हैं पता है आपको? यहाँ है कि मेर या मेद जाति रहती थी पहले, अधिकार था मेर या मेद, इसलिए इसे मेदपाट कहते हैं। ठीक है, विश्व के प्राचीनतम राजवंशों में से एक गुइल था। विश्व के सबसे प्राचीन राजवंशों में से एक गुइल राजवंश कितना पुराना प्राचीन था, देखो।
गुहिलों के बाद सर्वाधिक प्रतापी शासक, गुहिल के बाद सर्वाधिक प्रतापी शासक बप्पा राउल बनता है। प्रारंभ में मेवाड़ के गुहिल गुर्जर प्रतिहारों के सामंत थे। ये भी इंपॉर्टेंट है, अगर पूछ ले कि प्रारंभ में गुहिल किन के सामंत थे या अधीन शासक रहे, तो वो है गुर्जर प्रतिहारों के सामंत। अब आता है बप्पा राउल। मूल नाम इसका काल भोज था, प्रसिद्ध नाम था, राहुल उपाधि थी। बप्पा नाम है, ये प्रसिद्ध नाम था इनका, राहुल उपाधि थी। ठीक है। कर्नल जेम्स टोड के अनुसार ईडर के गुहिल वंशी राजा नागादित्य की हत्या के बाद, ईडर के शासक थे गुहिल वंशी राजा नागादित्य की हत्या हो जाती है। इसकी विधवा पत्नी अपने 3 वर्षीय पुत्र को बप्पा को बड़ा नगरा जाति की कमलावती के वंशजों के पास लेकर गई थी। ये टोड साहब कहते हैं कि ईडर का गुहिल वंशी शासक था, एक राजा था नागादित्य, और उनकी हत्या हो जाती है। उसकी विधवा पत्नी अपने 3 वर्ष के पुत्र बप्पा को लेकर इधर उधर जा रही थी, बड़ नगरा जाति की कमलावती के वंशजों के पास ले गई, और कमलावती के वंश भीलों के आतंक के कारण बप्पा के नाइक जंगलों में ले गए। बप्पा को नाइक जंगलों में ले गए। बप्पा ब्राह्मणों की गायें चराने लगा। अब करता क्या, गुजारा करने के लिए ब्राह्मणों गायें चराता था। बप्पा राहुल हरित ऋषि के गायें चराता। ब्राह्मण कौन था? हरित ऋषि था, और इनके आशीर्वाद से मेवाड़ का राज्य प्राप्त होता है इसको। चित्तौड़ शासक मान मौर्य की सेवा में चला जाता है। इसके समय में क्या होता है कि विदेशी मुगलों का चित्तौड़ पर आक्रमण हो जाता है। चित्तौड़ शासक मान मौर्य की सेवा में चला जाता है। फिर इस समय में विदेशी मुगलों का चित्तौड़ पर आक्रमण होता है मान मौर्य के काल में। तो बप्पा राहुल सेना का मोर्चा संभालता है, और इसके साथ में अजयराज जो अजमेर और सांबर के उसके शासक थे, धवल जो हाड़ौती के शासक थे, देवराज भाटी जो मान जैसलमेर के शासक थे, और सिंध के दाहिर, इतने लोगों ने साथ मिलकर के और विदेशी मुगलों का सामना किया था और मोर्चा संभाला था। और इस मोर्चे ने अरब के खलीफा शक्ति को जबरदस्त टक्कर दी थी हुई, और मोहम्मद बिन कासिम को पराजित कर दिया था। मोर्चा इतने शक्तिशाली बन गया था कि इसने अरब के खलीफा शक्ति को जबरदस्त टक्कर हुई और मोहम्मद बिन कासिम को भी पराजित कर दिया था। मोर्चा सिंध को मुक्त करवाया, और ईरान, इराक व खुरासन है, ठीक है, इसको विजय प्राप्त कर ली। ठीक है। उसके बाद आता है गजनी के शासक सलीम को पराजित किया, और बप्पा राहुल ने अपने भांजे को सिंहासन पर बैठा दिया था। गजनी का शासक था सलीम। फिर सलीम की एक पुत्री से बप्पा राहुल विवाह कर लेता है, और पुणे भारत में मूर्ति पूजा शुरुआत होती थी। इस वक्त होती है, ये टोड साहब कहते हैं कि इस वक्त पुणे भारत में मूर्ति पूजा शुरुआत होती है। इसकी उपाधियां थी हिंदू सूर्य, राजगुरु और चकवे। बप्पा राहुल की उपाधियां थी, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, क्वेश्चन पूछते हैं कई बार। उपाधि हिंदू सूरज, राजगुरु और चकवे। श्री वेद साहब ने इसे चार्ल्स मार्टेल कहा है, क्योंकि इसने फ्रांसीसी सेनापति था और मुगलों को प्रथम बार पराजित किया था इसने। इसकी उपाधि या तुलना की थी चार्ल्स मार्टेल से बप्पा राहुल की। किसने की थी? श्री वेद ने की थी। ठीक है। कर्नल टोड बप्पा का शासन पाने का समय बताता है। कर्नल टोड 770 ईस्वी। जबकि वीर विनोद में बप्पा द्वारा मौर्य के चित्तौड़ दुर्ग छीनने का समय 734 ईस्वी बताया है। कर्नल टोड बप्पा का शासन स्थापित पाने का समय 770 ईस्वी बताता है। जबकि वीर विनोद एक ग्रंथ है, वो श्यामल दास का है। उसमें बप्पा द्वारा मौर्यों से चित्तौड़ दुर्ग छीनने का समय 734 ईस्वी बताता है। जो गुहिलों की राजधानी पहले कौन सी थी? नागदा। ठीक है।
तांबे व सोना के सिक्के मिले इनके शासनकाल के। सोने के सिक्के 115 ग्रेन के थे, 115 ग्रेन। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम के अंदर। ये शिव पूजक था और पाशुपाति संप्रदाय का अनुयायी था। बप्पा राहुल है वो शिव पूजक था और पाशुपति संप्रदाय का अनुयायी था। अब आता है कैलाशपुरी में एकलिंग जी का मंदिर बनवाया था और मेवाड़ के शासक घोषित किसे करता है? एकलिंग जी को शासक घोषित करता है। बप्पा स्वयं को दीवान घोषित करता है एकलिंग जी का। ठीक है, अब हम बात करते हैं। ऐसी मान्यता है कि मध्य एशिया, बप्पा राहुल साहब मध्य एशिया को विजय कर लेता है और वहाँ इनकी मृत्यु हो जाती है। समाधि खुरासान में दे देते हैं, लेकिन ये कोई इसका आधार नहीं मिलता है। क्यों? क्या आधार क्यों नहीं मिलता? कारण भी है एक, क्योंकि बप्पा की मृत्यु नागदा में होती है और समाधि एकलिंग जी की कैलाशपुरी के 1 मील दूर आज भी मौजूद है। ये एक दंत कथा कह सकते हो आप इसे, ये एक दंत कथा है। ठीक है, लेकिन बप्पा राहुल जी की मृत्यु नागदा में होती है। इनकी एकलिंग जी कैलाशपुरी के 1 मील दूर इसकी आज भी मौजूद है छतरी, ये समाधि कह सकते हो आप। ठीक है, बप्पा के सैन्य ठिकाने के कारण पाकिस्तान में आज भी रावलपिंडी नामक एक शहर है जिसका बप्पा राहुल के नाम पर पड़ा था, बप्पा के कारण ही पड़ा है। ठीक है, बात आता आलू राहुल अलट, इसे आलू राहुल भी कहते हैं। किस कहाँ कहते हैं इसको? खयातों में, खयात है ना, उसमें आलू राहुल कहते हैं इसे। इसके समय मेवाड़ की बड़ी उन्नति हुई थी और 10वीं शताब्दी में शासक बनता है लगभग। हूण राजकुमारी हरिया देवी से विवाह करता है। ये पहला राजस्थानी और विदेशी विवाह हो सकता है। आहड़ एक समृद्ध नगर और बड़ा व्यापारिक केंद्र था। अलट की दूसरी राजधानी आहड़ को बनाता है। मेवाड़ में पहले नौकरशाही का गठन करता है। कौन करता है? अलट। थैंक यू सो मच दोस्तों, और अगला पार्ट आपके लिए वो जल्द आने वाला है, देखते रहिए। और राजस्थान की विभिन्न भर्तियों की तैयारी करने के लिए जेके एजुकेशन हब से जुड़िए। लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच दोस्तों।